Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry and in environmental analysis. Today we will discuss about water analysis part 2, and in this lecture we are going to see water sampling, types of samples and solid phase extraction techniques. So what is water sampling? What is the importance of water sampling? Actually, the acquisition of meaningful data demands that correct sampling and storage of data can be used. ठीक है, तो अब ज़ाहिर है मीनिंगफुल डेटा के लिए ये ज़रूरी है कि सैम्पलिंग करेक्ट हो और उसकी स्टोरेज भी अच्छे तरीके से हो. The procedures can be quite different for various species in water. अब एक्चुअली हमने जिस तरह का मटेरियल जिसका एनालिसिस करना है उसके मतलब हमें पूरा एक प्रोटोकॉल बनाना होगा और उसकी पूरी हमें हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि वो सैंपल जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं वाटर के अंदर उसको हमने किस तरह से ऑब्टेन करना है, उसको किस तरह से कलेक्ट करना है और फिर उसको स्टोर किस तरह से करना है. और उसमें ये बात भी हमें मद्देनज़र रखनी होगी कि विद पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज़ फ्रॉम कलेक्शन टू द सैम्पलिंग टाइम, उसमें किस तरह की चेंजिंग आ सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ फिर आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगी. In general, separate samples must be collected for chemical and biological analysis because the sampling and preservation techniques differ significantly. So this is important that we are going to do chemical analysis for water और biological analysis. ठीक है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि असल में इसके लिए सैम्पलिंग और जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं दोनों तरह के एनालिसिस के लिए, केमिकल और बायोलॉजिकल एनालिसिस और वाटर के लिए दे डिफर सिग्निफिकेंटली, डिफर करती हैं. Usually, the shorter the time interval between sample collection and analysis, the more accurate the analysis will be, as I have already said. Some analysis must be performed in the field within minutes of sample collection. So we will see actually shortly that what type of analysis they must be performed within the field for accurate results. Others such as determination of temperature must be done on the body of water itself. ठीक है, तो टेम्परेचर अगर हमने वाटर सैंपल का वो तो बिल्कुल वहीं पे होना चाहिए. विद इन अ फ्यू मिनट आफ्टर कलेक्शन द पीएच ऑफ वाटर जो है वो चेंज हो सकती है. डिजॉल्व ऑक्सीजन सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन एटसेट्रा may also lost, or some other gases such as carbon dioxide or oxygen may dissolve from atmosphere. So this is important. ठीक है, जो हमने वाटर सैंपल कलेक्ट किया है उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी सकती है और क्लोरीन भी, जबकि कार्बन फजा में से ऑक्सीजन और डिजॉल्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फजा में से वाटर सैंपल के अंदर डिजॉल्व भी हो सकती है. सो वी मस्ट बी केयरफुल. Therefore, analysis of temperature, pH and dissolved gases should always be performed in the field. So this is important from the MCQ point of view कि किस तरह का analysis important हो सकता है on the spot. एक तो हमें टेम्परेचर चेक करना है, पीएच फौरन चेक करनी है वाटर की, और इसके अलावा डिजॉल्व गैसेस जो है कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो वाला एनालिसिस ऑन द वाटर बॉडी ही हमने करना है. फर्दर मोर, प्रेसिपिटेशन ऑफ calcium carbonate accompanies changes in the pH alkalinity, calcium carbonate relationship following sample collection. ठीक है, तो अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है प्रेसिपिटेशन इसकी हो सकती है जिसकी वजह से चेंज हो सकता है पीएच में और अल्कलिनिटी ऑफ द सैंपल में. So, analysis of sample after standing may thus give erroneously low values for calcium and total hardness. अच्छा, अब देखें, अगर हमने फॉर एग्जांपल हार्डनेस ऑफ वाटर चेक करना है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम के कंपाउंड्स पर डिपेंड करती है, और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा कि कैल्शियम के जो कंपाउंड्स हैं वो सेटल डाउन हो सकते हैं. तो अगर हमने कैल्शियम की मिकदार चेक करनी है और हमने सैंपल कलेक्शन और एनालिसिस के दरमियान ज़्यादा टाइम दिया, तो इससे क्या होगा कि जो कैल्शियम वाले कंपाउंड्स हैं चूँकि वो इनसॉल्युबल है वो नीचे बैठ जाएंगे और इससे हमें बहुत ही कम वैल्यूज कैल्शियम की और टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर की मिलेगी, विच इज़ वेरी वेरी लो. एरोनियसली का लिटरल मीनिंग है फॉल्स. ठीक है, तो हमें गलत किस्म की वैल्यूज कैल्शियम के लिए और टोटल हार्डनेस के लिए मिलेंगी. ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैन कॉज सब्सटेंशियल एरर्स इन द एनालिसिस.
right? So we have to consider this factor as well, that oxidation reduction of the sample. इसके अलावा माइक्रोबियल एक्टिविटी, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वाटर सैंपल के अंदर, दे कैन डिक्रीज द वैल्यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, वो मतलब ऑक्सीजन के अंदर सॉरी सैंपल के अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे, जो कि माइक्रोब्स प्रेजेंट है, उससे क्या है वाटर लेवल लो होगा और डिक्रीज हो जाएगी बीओडी की वैल्यूज, change the and they can also change the nitrate ammonia balance and alter the relative properties of sulfate and sulfides. For example, soluble iron and manganese are oxidized to insoluble iron and manganese when an aerobic water sample is exposed to atmospheric oxygen. अब देखें एनारोबिक वाटर सैंपल क्या होगा, ऐसा वाटर सैंपल होगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, जैसे हमने ये टर्म बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी है, ठीक है। तो अब जब एनारोबिक वाटर सैंपल को ऑक्सीजन मिलेगी तो जाहिर है उसके अंदर प्रेजेंट आयरन और मैग्नीज जो हैं दे विल बी ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, तो वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स, सम अदर चेंजेस व्हिच कैन come during the water sample collection and analysis are iodine and cyanide. These are also frequently oxidized. Chromium 6 in solution may reduce to insoluble chromium 3, ठीक है, chromium 6 जो है वो chromium 3 में चेंज हो सकती है। अब chromium 6 जो है वो soluble होती है, लेकिन chromium 3 जो है वो insoluble है। Likewise, sodium silicate and boron are leached from glass container walls. So this is also a fact. अगर ज़्यादा देर तक ग्लास कंटेनर में सैंपल पड़ा रहा तो सोडियम सिलिकेट एंड बोरॉन जो है वो लीचिंग उनकी हो सकती है फ्रॉम ग्लास कंटेनर टू इनटू द सैंपल। Okay, in the previous slides, we have discussed about the problems which were related with water sampling until collection. So we must be careful, ठीक है। तो हमें इसके मुतालिक पहले से माइंड में होना चाहिए कि हमने सैंपल को प्रिजर्व किस तरह करना है, ताकि हम सैंपल को उसी तरह एनालाइज कर सकें या उसमें कम से कम चेंजिंग आए फ्रॉम सैम्पलिंग टू एनालिसिस। So there can be two types of samples, grab sample and composite sample, right? जो grab samples हैं, these are taken at a single time or single place. जो grab samples हैं वो एक ही दफ़ा लिए जाते हैं या single place पे एक ही दफ़ा उनको collect किया जाता है. These are termed as grab samples. They are very specific with respect to time and location के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा specific हो जाते हैं. In principle, the average result for a large number of grab samples give the same information as composite sample. अब हम देखेंगे कि composite sample क्या होता है। तो लेकिन अगर हम grab sample जैसा कि मैंने कहा कि ये एक ही दफ़ा लिया जाता है, लेकिन अगर हम grab sampling जो है एक दफ़ा लेने की बजाय ज़्यादा दफ़ा कर लें तो ज़ाहिर है उनका रिजल्ट composite samples की तरह ही हो जाएगा। अब composite samples क्या होते हैं? These are collected over extended time and may encompasses different locations as well, ठीक है। अब जो composite sample हैं ये फॉर एग्जांपल 24 घंटे में एक दफ़ा लिया जाता है एक्सटेंडेड टाइम, यानी क्या है कि फॉर एग्जांपल आज जैसे 23 अप्रैल है तो हमने एक सैंपल 23 अप्रैल को 4 बजे कलेक्ट किया, तो अगला सैंपल हम फॉर एग्जांपल 24 अप्रैल को 4 बजे कलेक्ट करेंगे, तो दिस इज कंपोजिट सैंपल, राइट। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर ग्रैब सैंपल भी इसकी भी मिकदार बढ़ा दें तो हमें रिजल्ट वो कंपोजिट सैंपल की तरह ही देगा। A composite sample has the advantages of providing an overall picture from only one analysis, ठीक है। अब असल में क्या है कि यहाँ पर वन एनालिसिस से क्या मुराद है, एक्चुअली हम क्या करेंगे कि सैंपल फॉर एग्जांपल कलेक्ट कर लेंगे, राइट, 24 आवर में हमने सैंपल लिया, फिर हमने उसका एनालिसिस कर लिया, राइट, फिर हमने 24 आवर बाद दूसरा सैंपल लिया, उसका हमने एनालिसिस कर लिया, तो इसको हम एक ही एनालिसिस एक्चुअली तस्वुर कर रहे हैं यहाँ पे। और इससे क्या होगा, क्योंकि हम टेक्निक वही यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोटोकॉल वही यूज़ करेंगे हर सैंपल के लिए। और इस तरह क्या है कि फॉर एग्जांपल ऑन द एवरेज हम आम तौर पे कहते हैं कि 3 रीडिंग्स लेनी ज़रूरी है, तो 3 दिन के सैंपल पे अगर हम एनालिसिस कर लें तो हमारे पास एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो एनालिसिस की आ जाएगी फ्रॉम वन एनालिसिस। लेकिन क्या है, इट मे मिस एक्सट्रीम कंसंट्रेशन एंड
important variation that occur over space and time, right? अब देखें, ये तो limitations जो हैं हर मेथड की होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि इसमें कंपोजिट सैंपल में फिर भी सैम्पलिंग की एक लिमिट होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि हम जो एक्सट्रीम कंसंट्रेशन और जो इम्पोर्टेंट वेरिएशन है दैट अकर ओवर स्पेस एंड टाइम, दैट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर लॉन्ग टाइम, में क्या चेंजेस आती हैं, तो कंपोजिट सैंपल जो है जाहिर है उसको मिस कर देगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सॉलिड फेज एक्सट्रैक्टर्स। ओके, अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि वाटर के अंदर जो डिफरेंट सॉलिड स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं उसको हम उनको हमने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। और फिर उनकी एक्सट्रैक्शन के बाद हमने उनको उन एनालाइट्स को हमने एनालिसिस भी उनका करना है। तो पहले हमने वाटर में से उन स्पीशीज की एक्सट्रैक्शन करनी है जो हमें एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं। The ease and effectiveness of various kinds of solid phase devices for water sampling is steadily increasing their use in water analysis, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंट तरह के सॉलिड फेज डिवाइसेस यूज होते हैं और चूंकि आसानी है उनको इनके यूजेज में आसानी होती है, दैट इज वाई दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इम्पॉर्टेंट इन वाटर एनालिसिस। So based upon size and physical configuration, at least three categories of such devices these are available. The first one is conventional solid phase extractor, ठीक है। जो conventional solid phase extractor है इसमें क्या होता है, it contains an extracting solid in a column, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कॉलम है, अगली स्लाइड पे जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कॉलम होता है और उसके अंदर हम एक सॉलिड जो है वो एक्सट्रैक्टर डाल देते हैं। और वो सॉलिड एक्सट्रैक्टर फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, एक्टिवेटेड कार्बन हैज बीन यूज्ड फॉर डेकेड्स फॉर दिस पर्पस, यानी एक्टिवेटेड वो कार्बन की टैबलेट हो सकती है, उसको हम उस कॉलम के अंदर एम्बेडेड कर देते हैं, फिट कर देते हैं और अपना वाटर सैंपल उसमें डालते हैं। तो वो जो एक्टिवेटेड कार्बन है, सॉरी, वाटर सैंपल उसमें डालते हैं और वाटर सैंपल के अंदर जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है वो एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बट सिंथेटिक मटेरियल सच एज दोज composed of long hydrocarbon chain C18 bound to solid have been found to be quite useful, ठीक है। तो अब देखें, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कन्वेंशनल सॉलिड फेज एक्सट्रैक्टर्स मींस एक्सट्रैक्टर में हम कौन सा एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल कॉलम के अंदर यूज करते हैं। सो द वन इज एक्टिवेटेड कार्बन विच इज गिवन हियर एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन that is up to C18. A typical procedure uses a polymer divinyl styrene extraction column to remove plasticides from water, और सॉरी पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड्स आपको पता है कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कितनी है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सॉलिड फेज एक्सट्रैक्टर में हम जो कॉलम के अंदर एक्सट्रैक्शन के लिए डाइविनाइल स्टाइरीन, पॉलीमर डाइविनाइल स्टाइरीन यूज करेंगे पेस्टिसाइड्स की वाटर से रिमूवल करने के लिए। और फिर हम उसको जब हम उस पेस्टिसाइड सॉलिड पेस्टिसाइड को वाटर में से रिमूव कर लेंगे बाय यूजिंग अ कॉलम इन विच डाइविनाइल स्टाइरीन इज फिल्ड, तो हमने फिर क्या करना है कि उस डाइविनाइल स्टाइरीन को इल्यूवेट करना है दूसरे सॉल्वेंट से। और उससे क्या होगा कि इस डाइविनाइल स्टाइरीन के अंदर ये जो पेस्टिसाइड जमा हो चुका होगा वो दूसरा इल्यूवेट सॉल्वेंट जो है इसको पेस्टिसाइड की इस मिकदार को निकाल लेगा। और वो एक ऐसा सॉल्वेंट होगा कि जिसमें पेस्टिसाइड की मिकदार को चेक करने के लिए फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। अच्छा, the pesticide analytes are eluated from the solid phase extracted with ethyl acetate, as I have already told you कि अब हमने क्या किया है कि पहले वाटर में से इस पेस्टिसाइड को रिमूव किया है बाय मींस ऑफ डाइविनाइल स्टाइरीन। अब हम क्या करेंगे कि इस पेस्टिसाइड एनालाइट्स को इल्यूवेट करेंगे, एक तरह से आप कह सकते हैं हम धोएंगे फ्रॉम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्टर से इथाइल एसीटेट के साथ, और उसको हम क्रोमेटोग्राफी के जरिए फिर मेजर कर सकते हैं।
ठीक है, मीन रिकवरी ऑफ 85% हैज बीन रिपोर्टेड। तो इस मेथड से 85% पेस्टिसाइड को वाटर में से रिकवर किया गया है। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर, राइट। तो ये कॉलम है, ठीक है। और सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन जो है ये है क्या? अ मेथड ऑफ सैंपल प्रेपरेशन दैट सेपरेट्स एंड कंसंट्रेट्स एनालाइट्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन प्रायर टू एनालिसिस। यानी एनालिसिस से पहले जो एनालाइट्स है, एनालाइट्स को इस मेथड के जरिए सेपरेट किया जाता है आफ्टर देयर कंसंट्रेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम करते हैं, ये हमारे पास एक कॉलम है, राइट। अब इस कॉलम के अंदर हमने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कह लें कि एक्टिवेटेड कार्बन की डिस्क पड़ी हुई हैं, तो हम इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से हम अपना वाटर सैंपल डालते हैं। अब वाटर सैंपल के अंदर जो भी कोई डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं वो इस एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर डिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। अब ये अब इससे सेपरेट एनालाइट्स, ठीक है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। अब यहाँ पर एनालाइट्स जो हैं किस तरह से हम सेपरेट करेंगे कि यहाँ पर हम फिर अब ऊपर से ये इल्यूवेंट सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि इथाइल आई थिंक एसीटेट था या अल्कोहल था, वॉट एवर। तो हम वो इथाइल एसीटेट या इथाइल अल्कोहल इसमें डालेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा कि अब इस एक्टिवेटेड कार्बन के ऊपर ये जो डिफरेंट तरह के फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स एब्जॉर्ब हो गए थे, वो अब इस इथाइल एसीटेट या इथाइल अल्कोहल में हल हो जाएंगे और इस तरह से ये सैंपल हम नीचे एनालिसिस के लिए कलेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन विच वी यूज फॉर वाटर एनालिसिस। अब इसमें कितने पेस्टिसाइड्स प्रेजेंट हैं उसको फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स उसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि क्रोमेटोग्राफी के जरिए इसको चेक किया जा सकता है। So this was about water analysis. I really enjoyed delivering this lecture and hope students, you people have also enjoyed it. Thank you very much for watching this lecture. Please subscribe, like and share. Allah Hafiz.